अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिनको सफाई सुथराई का जुनून की हद तक शौक है। 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी ये दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। ये मुल्क न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है। इस मुल्क के शहरियों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी हैं, यानी आबादी अगर 6 मिलियन है तो 6 मिलियन ही फौज है। इस मुल्क में मर्द बाल लंबे नहीं रख सकते। इस मुल्क के लोग एशिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। साल के 365 दिनों में से 170 दिन बारिश होती है, यानी हर दूसरे दिन बारिश होती है। लेकिन इतनी बारिशों के बावजूद ना ही सड़कों पर आपको पानी नजर आएगा और ना ही कोई गटर बंद होगा। आपको इस मुल्क में मच्छर मक्खी भी नजर नहीं आएगी। यहाँ तक कि मच्छरों की ऐसी नस्ल तैयार की गई है जो दूसरे मच्छरों की नस्ल कुशी करती है। इस मुल्क में आपको वॉशरूम के अंदर भी फीडबैक की स्क्रीन लगी नजर आएगी। ये अपने मुल्क में 3 चीजें बेच रहे हैं: अमन, सिस्टम और ईमानदारी। और ये तीनों वो चीजें हैं जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। आज हम आपको सैर करवा रहे हैं सिंगापुर की। इस वीडियो में हम बताएंगे सिंगापुर की तारीख और ये एशिया का नंबर 1 मुल्क कैसे बना, इनके मुल्क में क्या कानून है और इन्होंने इतनी तरक्की कैसे की। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल हैरानकुन होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। सिंगापुर, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, मोनाको और वेटिकन सिटी की तरह ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत है और खुद ही मुल्क है। इस मुल्क को लाइन सिटी और गार्डन सिटी भी कहा जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2021 के मुताबिक 54 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है। इस मुल्क में मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद हैं, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध मज़हब और क्रिश्चियन। सिंगापुर में बोले जाने वाली ज़ुबानों में मलावी, अंग्रेज़ी, तामिल और चीनी ज़ुबान हैं। यहाँ के लोग इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा हुनरमंद लोगों में शुमार होते हैं। होटल, शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं और हलाल फूड भी आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क में लाखों लोग विजिट के लिए आते हैं। सिंगापुर में आपको हर जगह सब्जा नजर आएगा। ऐसी कोई खाली जगह आपको नजर नहीं आएगी जहां सब्जा ना लगा हो। यह मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज्यादा जदीद है। हर चीज में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नजर आएगा और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिस इस मुल्क में मौजूद हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ की सड़कें बंद नहीं होती और ना ही एहतजाज की इजाज़त दी जाती है। हर तरह से कारोबार करने वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। इस मुल्क में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है पर महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करता और लोग भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के फॉरेन रिजर्व में हैरानकुन हद तक इजाफा हो गया है। अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 323 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। इस मुल्क की फीकस आमदनी 82,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 20 लाख पर मंथ बनती है। इस मुल्क में किसी भी किस्म की नस्ल परस्ती नहीं है। हर किस्म के मजहब के लोगों को अपनी अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। इस मुल्क की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है और बकिया जनूबी एशिया के मुल्कों के लिए ये एक गेटवे का काम करती है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी स्टेट है। ये मुल्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सकाफत और सख्त कानून की वजह से जाना जाता है। सिंगापोरियन धीमे मजाज के हमदर्द लोग हैं। साउथ इंडियन यहाँ हर तरफ छाए हुए हैं। आप जिस भी गली बाजार से गुजरेंगे आपका इंडियन से सामना ज़रूर होगा। साउथ इंडियन का मशहूर बाज़ार सिंगापुर में मौजूद है, जिसे दीपावली बाज़ार कहा जाता है। सिंगापुर को हिंदुस्तान का दूसरा घर कहा जाए तो गलत ना होगा।
इस मुल्क में 70% आबादी को नजर के चश्मे लगे हुए हैं। शायद इसकी वजह यह है कि हर कोई काम करके खाने पर यकीन रखता है। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी हर सड़क ओपन है। इसके फुटपाथ पर साइकिल और व्हील चेयर आसानी से चला सकते हैं। इनके पूरे मुल्क में आपको स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आएगा। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 213 रुपए के बराबर और इंडियन 62 रुपए के बराबर है। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आता है। सिंगापुर में नीयत, मेहनत और दयानत के असूल पर अमल किया जाता है। यहाँ सिफारिश से भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमेरिका के सदर से भी ज़्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि दरख्तों को गोद ले लेते हैं। ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। 70 मंजिला इमारत के छत पर भी आपको पार्क नजर आएगा। सिंगापुर का बोटैनिक गार्डन बहुत मशहूर है, जो 1859 में बनाया गया। इसके अंदर झील भी बनाई गई है। ये बाग आलमी सकाफती विरसा भी है। हम सिंगापुर को ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। आपको हर मुल्क में जगह जगह कचरे के डस्टबिन नजर आएंगे, लेकिन सिंगापुर में आपको डस्टबिन नहीं मिलेगी। इसके बावजूद आपको कचरा कहीं नजर नहीं आएगा। अगर कोई गलती से कचरा फेंक दे तो पुलिस पकड़ लेती है और $300 तक जुर्माना कर देते हैं। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया का साफ सुथरा मुल्क बन चुका है। इस तमाम तरक्की का ख्वाब इस मुल्क के बानी वजीर आज़म ने देखा था। सवाल ये है कि सिंगापुर हमेशा से क्या ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। ये मुल्क 60 साल पहले दलदली ज़मीन था, जहाँ के लोग इस हद तक गरीब थे कि अपना पेट भरने के लिए बहरी जहाज़ों में मौजूद चूहे खाने पर भी मजबूर हो गए थे। और मुल्क में अमीर तबका बहुत कम था और वही बस सुकून की ज़िंदगी गुजारता था, और आधे से ज़्यादा आबादी तालीम याफ्ता नहीं थी। ये इलाका पहले मलेशिया के पास था और मलेशिया के जनरल इस इलाके से बहुत ज़्यादा तंग थे। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। शायद ये बात आप लोग ना जानते हों। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसको आज़ादी इसकी मर्जी के बगैर दी गई। सिंगापुर फरियाद करता था इसे मलेशिया से अलग ना किया जाए, लेकिन मलेशिया ने इसे बोझ समझकर अपने सर से उतार दिया। सिंगापुर के पहले वजीर आज़म ली क्वान मुंतखब हुए। उन्होंने मुल्क को तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाने का फैसला किया। मुल्क में चुनकर ईमानदार लोगों को जज लगाया और इन जजों को मुकम्मल पावर दी कि ये मुल्क के वॉचमैन से लेकर वजीर आज़म तक किसी को भी तलब कर सकते हैं। ली क्वान ने आज़ादी के बाद सबसे पहले ये कहा, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल, सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं और अवाम भूख से मरते रहें? ली क्वान ने कहा कि करप्शन के खात्मे के बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। इसने सबसे पहले करप्शन की सजा फांसी रख दी और करप्शन करने वालों को अपना दफा करने की भी इजाज़त ना थी। दुनिया में उस वक़्त सबसे ज़्यादा फांसियाँ सिंगापुर में दी गईं। जब ये आज़ाद हुआ तो अरब मुल्कों की तरह इनके पास तेल जैसे ज़खायर मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने तरक्की के पहाड़ सर किए। इसकी वजह ये थी कि ली क्वान ने अपने लोगों पर सरमायाकारी करके अपने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला किया। फिर सिंगापुर ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ली क्वान ने सबसे पहले मुल्क में घरों की कमी और बेरोजगारी को दूर किया, हाउसिंग सेक्टर पर तवज्जो दी और जिससे घर तमीर हुए और बेरोजगारी भी कम होती गई। इसके बाद सनतों में ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना शुरू की जिसे एक्सपोर्ट किया जा सकता था। तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी अदारे सिर्फ तालीमी अदारे नहीं थे, बल्कि हुनरमंद लोग पैदा करने वाली लेबॉर्ट्रियाँ थीं। अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें और मराद दी और ईमानदारी और मेरिट पर लोगों को नौकरियां दी। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट करने के लिए कराची से कैप्टन सईद की खिदमात हासिल की गई। ली क्वान के कानून का इतना खौफ था कि ब्यूरोक्रेसी के 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने खुदकुशी कर ली।
اس ملک میں کرپشن کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس ملک میں ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد، مندر، چرچ آپ کو ہر جگہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نظریے سے اس ملک میں امن قائم ہو چکا ہے۔ لی کوان نے اس ملک کے انفراسٹرکچر پر بہت کام کیا، یہاں تک کہ پینے والا پانی لوگوں کے گھروں کے نلکے میں آتا ہے۔ لی کوان نے اپنا ملک دنیا کے ہر بزنس مین کے لیے کھول دیا، جیسے بھارت کے مشتاق احمد نے المصطفیٰ کے نام سے سٹور بنایا۔ یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے، لیکن کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ 1978 میں چین کے عظیم لیڈر دین شاؤ پنگ نے لی کوان سے ملاقات کر کے کامیابی کے گڑ سیکھے اور ان کو چین میں نافذ کر دیا۔ چین سنگاپور کے معاشی ماڈل کو فالو کر کے دنیا کی عظیم معاشی طاقت بن چکا ہے۔ چین اور سنگاپور کے معاشی نظام کو دیکھتے ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے، جب تک ملک میں مساوی نظام نہ ہو، کرپشن کا خاتمہ نہ ہو، جہاں پر میرٹ کو ترجیح نہ دی جائے اور ڈگریوں والے طلبہ کی بجائے ہنر والے طلبہ تیار نہ کیے جائیں، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آزادی کے صرف 20 سال بعد سنگاپور کامیاب اور ترقی یافتہ ملک بن چکا تھا۔ سنگاپور میں رہنے والے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے، اگر وہ کوئی جرم کرے گا تو وہ قانون کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بہترین تعلیمی نظام فن لینڈ اور سنگاپور چلا رہے ہیں۔ سنگاپور اپنے ملک کی تعلیم پر سالانہ 20 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ تعلیم اور ہنر کی وجہ سے 734 مربع کلومیٹر میں یہ پھیلا ہوا چھوٹا سا ملک 700 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے، یعنی ہر ایک مربع کلومیٹر 1 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ 1960 میں فی کس آمدنی 427 ڈالر تھی اور اب اس کی آمدنی 1 لاکھ ڈالر کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے ان کا پاسپورٹ دنیا کے پہلے نمبر پہ آتا ہے، جس میں یہ 162 ملکوں میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی ایئرپورٹ کی بات کریں تو یہ دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ ہے، جس کے اندر انڈور پارک، سوئمنگ پول اور آبشار موجود ہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت ایئرپورٹ ہے۔ اگر ان کے مشہور مقامات کی بات کریں تو سنگاپور زو، بوٹینک گارڈن، مرینا بے سینڈ، یونیورسل اسٹوڈیو سنگاپور، گارڈن بائی دا بے، سنگاپور فلائر، چائنا ٹاؤن اور سینٹورا آئز لینڈ ہیں۔ سنگاپور کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانے والے وزیر اعظم نے 2011 تک اپنے فرائض انجام دیے۔ 22 مارچ 2015 کو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی ایماندار اور ترقی پسند حکمران عطا کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔